आपके सामने है चार्ल्स डिकेंस की नोवेल अ टेल ऑफ टू सिटीज़। और आज हम पढ़ने वाले हैं इस नोवेल का सेकंड चैप्टर द शूमेकर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि मिस लूसी मैनेट, मिस्टर जार्विस लोरी और डिफार्ज जब डॉक्टर मैनेट से मिलने के लिए जाते हैं एक अंधेरे कमरे में, तो उस समय उस अंधेरे कमरे में डॉक्टर मैनेट जूते बना रहे होते हैं। उस समय डॉक्टर मैनेट के शरीर को देखकर पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, उन्हें कुछ भी याद नहीं होता। पर जब उनसे कई सवाल पूछे जाते हैं तो उनके सवाल भी वो ठीक से नहीं देते। आखिरी सवाल उनसे पूछा गया था कि उनका नाम क्या है, तो इस पर वो जवाब देते हैं 105 नोट टावर। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि मिस्टर जार्विस लोरी उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर बहुत दुखी होती हैं। वो बूढ़ा व्यक्ति जो कभी उनके बहुत करीब हुआ करता था। इस बूढ़े व्यक्ति की सिर्फ नीली आंखें ही नहीं बदली थी और बाकी इसके शरीर में ऐसा कुछ नहीं था जिसको पहचाना जा सके। मिस्टर जार्विस लोरी उनकी याद दिलाने की उनकी याददाश्त पर जोर देते हैं। तब उनसे वो कहते हैं कि आप व्यापार से तो कोई शूमेकर नहीं लगते। तब डॉक्टर मैनेट जवाब देते हैं, वो ओल्ड मैन यानी डॉक्टर मैनेट जवाब देते हैं कि नहीं, मैंने इसके लिए उनसे आज्ञा मांगी थी, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे इसे जूते बनाना सिखाया जाए। अब ये यहाँ पर किससे बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं कि किन से इन्होंने कहा था कि मुझे जूते बनाना सीखना है। तो इन्होंने वहाँ पर जेल में रहते हुए जेलर से, यानी जो उन्हें काम देते हैं, जेल में कैदियों को काम मिलता है, तो उनसे इन्होंने कहा था कि मुझे जूते बनाना सीखना है। तभी से ये डॉक्टर मैनेट उसी समय से ये जूते बना रहे हैं। अब बूढ़ा व्यक्ति फिर से अपने कामों में लग जाता है, ऐसे जैसे कि वो अपनी पूरी पुरानी दुनिया में खो चुका हो। बट मिस्टर जार्विस लोरी यहाँ पर भी डटे रहते हैं। वो क्वेश्चन दोबारा से पूछते हैं। वो कहते हैं उनकी याददाश्त दिलाने के लिए, मिस्टर मैनेट, क्या आपको मैं याद नहीं? ओल्ड मैन, वो बूढ़ा व्यक्ति, फिर से अपना सिर ऊपर की तरफ करके उसकी तरफ देखता है। तो उस समय मिस्टर जार्विस लोरी डिफार्ज का हाथ पकड़ लेते हैं और हाथ पकड़कर कहते हैं मिस्टर डिफार्ज का हाथ पकड़ने के बाद डॉक्टर मैनेट से कि क्या आपको आपका पुराना सर्वेंट यानी डिफार्ज और आपका पुराना बैंकर, यानी अपने बारे में मिस्टर जार्विस लोरी अपने बारे में बात कर रहे हैं, उनके पुराने बैंकर मिस्टर जार्विस लोरी हैं, क्या आपको अपने पुराने सर्वेंट यानी डिफार्ज और अपने पुराने बैंकर यानी मिस्टर लोरी, क्या आपको हम याद नहीं? ओल्ड मैन ऐसे उनकी तरफ देखता है जैसे उसे कुछ समझ में ना आ रहा हो। उस समय डिफार्ज भी मिस्टर लोरी का हाथ पकड़कर उन्हें एक तरफ ले जाती हैं। एक तरफ ले जाकर डिफार्ज मिस्टर लोरी से कहती हैं, क्या आपने ध्यान दिया मिस्टर? पहले तो मुझे उम्मीद नहीं थी, पर मुझे लगता है कि ये अब ठीक है। ऐसे समय में जब मिस्टर जार्विस लोरी और डिफार्ज बात कर रहे होते हैं, तो उस समय मिस मैनेट बड़ी चुपचाप शांति से ब्रेंच पर जाकर बैठ जाती है, जहां अपने पिता के साइड में। पहले तो वो बूढ़ा व्यक्ति यानी डॉक्टर मैनेट ध्यान नहीं देता, पर धीरे धीरे वो अपने जूते के काम को बंद कर देता है और उस लड़की के बहते हुए आंसुओं की तरफ देखता है और पूछता है उस लड़की से कि ये क्या है, मतलब तुम रो क्यों रही हो? अपनी पिता की आवाज़ सुनकर उस लड़की के यानी लूसी मैनेट के हाथ कांप जाते हैं और वो अपने कांपते हुए हाथों को अपने होठों तक लगाती है। डॉक्टर मैनेट पूछते हैं, क्या तुम जेलर की बेटी हो? लूसी मैनेट एक सांस भरकर कहती है कि नहीं, कि वो कोई जेलर की बेटी नहीं है। अब बूढ़ा व्यक्ति एक रस्सी का एक टुकड़ा लेता है जो कि उसके गले में बंधा हुआ था, एक रस्सी का टुकड़ा जिसमें एक कपड़ा लिपटा हुआ था। उस कपड़े को वो अनफोल्ड करता है यानी खोलता है, उसमें से 4 सुनहरे बालों को निकालता है। वो सुनहरे बाल जो बिल्कुल उस लड़की के बाल के कलर जैसे थे, यानी लूसी मैनेट के बालों की तरह ये बाल भी थे, जो डॉक्टर मैनेट ने एक कपड़े में से, एक फटे हुए कपड़े में से निकाले। अब वो उस कपड़े से निकाले हुए बालों को अपने हाथों में रखते हैं और फिर बड़ी ही आश्चर्य से उस लड़की की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि जब मुझे ब्रेस्टाइल जेल में लाया गया तो इस लड़की ने मेरी छाती पर सिर रखा था, और जब इस लड़की को मुझसे दूर ले जाया गया तो मुझे पता चला
कि इसको मुझसे दूर ले जाया जा रहा है, तो मैंने इससे कहा था कि मैं इन बालों को अपने पास रखूँगा, उसके इन बालों को अपने पास रखूँगा। ये बाल मुझे यहाँ से निकलने में मदद नहीं करेंगे, पर उसकी याद दिलाने में मुझे मदद करेंगे। अब देखिए इन लाइनों में, इस पैराग्राफ में ये जो बात कर रही हैं, ये अपनी वाइफ की बात कर रही है, यानी लूसी मैनेट की माँ के बारे में। ये लूसी मैनेट थी जो ब्रेस्टाइल जेल में अपने पति डॉक्टर मैनेट से मिलने आई थी, और उन्हीं के बाल इन्होंने संभाल कर रखे हुए थे। और इसके बाल इसको लूसी मैनेट के बाल जैसे ही लग रहे हैं, क्योंकि माँ बेटी हैं तो ऐसे ही बाल लग रहे हैं। और उसे उसके बालों को देखकर वो बड़े ही आश्चर्य में है, क्या यही वो औरत थी जो उससे मिली थी। तो फिर से वो उस लड़की के बालों को देखते हैं, उस सुनहरे बालों को। फिर पूछते हैं उस लड़की से, क्या वो तुम ही थी जिसने मेरी छाती पर अपना सिर रखा था? नहीं नहीं, ये तुम नहीं हो सकती, तुम तो बड़ी ही जवान हो, तुम बहुत छोटी हो। वो छोटी नहीं थी। जब डिफाज और लोरी को यह महसूस होता है कि इस बूढ़े व्यक्ति यानी डॉक्टर मैनेट जो है अपनी बेटी के बातों का जवाब दे रहे हैं, तो वो और उनके नज़दीक आ जाते हैं। मिस मैनेट बड़ी ही शांति से, बड़ी ही धीमी आवाज़ में उन दोनों से यानी डिफाज और मिस्टर लोरी से कहती है कि डोंट जेंटलमैन, कुछ भी मत बोलना और ज़्यादा नज़दीक मत आओ। उस लड़की की आवाज़ सुनकर वो डॉक्टर मैनेट को ऐसा लगता है कि जैसे उसकी जो यादें हैं वो जाग रही है। उस बेचारे आदमी की जो अंदरूनी आत्मा है, उसके अंदर जो भूली हुई जो यादें हैं, ऐसा लग रहा है लूसी मैनेट की आवाज़ सुनकर कि वो यादें अब जाग रही हैं। तो इसलिए उसे कुछ याद आता है, तो वो पूछता है उस लड़की से यानी लूसी मैनेट से पूछता है अपनी बेटी से कि ये आवाज़ किसकी है? मैं इस आवाज़ को जानता हूँ, कौन हो तुम माय एंजल? तो इस पर लूसी मैनेट जवाब देती है कि मैं अपना नाम आपको नहीं बताने वाली, ना ही मैं बताने वाली हूँ अपनी माँ का नाम, ना ही मैं अपने पिता के बारे में बताने वाली हूँ, ये क्योंकि ये सही समय नहीं है और ना ही ये सही जगह है। अभी मेरे साथ आओ, मेरा हाथ पकड़ो। मिस मैनेट अपने पिता के सिर पर, अपने पिता के सिर को मिस मैनेट अपने सिर को अपने पिता के कंधों पर रखती है और अपने बालों की उस साइन को, अपने सुनहरे बालों की रोशनी उनके सिर पर गिरती है, ऐसे जैसे कि उन्हें अब आज़ादी मिल चुकी हो। उनके और नज़दीक आकर उनके सिर को इस तरीके से हिलाती है जैसे कि वो उनके पिता नहीं, उनके बच्चे हो। और अपने पिता से कहती है कि मैं यहाँ पर आई हूँ आपको ये बताने कि आपके सारे दर्द अब ख़त्म हो चुके हैं। मैं आपको इंग्लैंड ले जाने आई हूँ, जहाँ पर आप शांति से और बड़े ही आराम से रहोगे। लोरी डिफाज की तरफ देखती है, मिस्टर लोरी डिफाज की तरफ देखते हैं और उनके मिस्टर लोरी के चेहरे पर चिंता वाले भाव थे। वो मिस्टर लोरी डिफाज से पूछते हैं क्या इन्हें यात्रा करनी इनके लिए ठीक रहेगी? तो मिस्टर डिफाज जवाब देती हैं कि यहाँ पर रहने से तो अच्छा है कि यात्रा करना सही रहेगा। उस रात मिस मैनेट जिद कर अपने पिता के साथ सोने के लिए कहती है और उस पूरी रात वो अपने पिता को कुछ यादें दिलाने की कोशिश करती है। वो यादें जो शायद वो भूल चुके हैं, जो यादें खो चुकी हैं, धुंधली हो चुकी हैं या फिर मर चुकी हैं। बस डॉक्टर मैनेट को सिर्फ कुछ ब्रेस्टाइल जेल की यादें ही याद हैं, वो जहाँ तक जानते हैं, और उन्हें लगता है कि वो अभी भी जेल में ही हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पिक्चर भी दी गई है, जैसे यहाँ पे लूसी मैनेट अपने पिता के कंधों पर सिर रख रही है और यहाँ पर ये मिस्टर लोरी और डिफाज इनको देख रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या हुआ कि इस समय पर मिस्टर लोरी और डिफाज उन सारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी तैयारी कर रहे हैं जो यात्रा के लिए ज़रूरी है। अगली सुबह जब वो कोच तैयार होती है यानी गाड़ी तैयार होती है कैलिस जाने के लिए, यानी एक गाड़ी वो तैयार कर लेते हैं कैलिस जगह पर जाने के लिए, तब डिफाज भी मिस्टर लोरी को उन पेपरों को देते हैं जिन पेपरों को डॉक्टर मैनेट को यहाँ से दूसरी कंट्री में ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी। मिस्टर लोरी इस बारे में कुछ नहीं पूछते डिफाज से कि किस तरीके से डिफाज ने उन पेपरों की इतनी जल्दी तैयारी की, अथॉरिटी से इतनी जल्दी ये पेपर्स बनवा लिए, और बस वो मिस्टर डिफाज से हाथ मिलाते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। जैसे जैसे वो गुजर रहे थे पेरिस की उन ज़िले की उन दीवारों से, मिस मैनेट अपने पिता के हाथों को पकड़ रखा था। मतलब मिस मैनेट ने अपने पिता के पास बैठी हुई थी और उनके हाथों को उन्होंने पकड़ रखा था। अब वो एक पल भी अपने पिता को अपने से दूर नहीं होने देना चाहती थी। इसके विपरीत मिस्टर जार्विस लोरी के चेहरे पर सिंपैथी यानी दया वाले भाव थे। ये देख कर कि उनके पुराने दोस्त
कि जो अंदरूनी आत्मा है वो शायद हार चुकी है। अपने पुराने दोस्त को देखकर उन्हें बड़ी ही दया आती है। अब उनके जो दोस्त है वो एक डेड मैन से, एक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक अधमरे इंसान से और कुछ ज़्यादा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कि वो अभी भी ग्रेव से यानी अभी कब्र से निकल कर आए हैं। उनके मन में एक ही क्वेश्चन बार बार घूम रहा था जो वो पूछ रहे थे मिस्टर लोरी उनसे कि डू यू वांट टू बी रिकॉल टू लाइफ, क्या आप अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। तो मिस्टर मैनेट इस पर क्या जवाब देते हैं, वो जवाब देते हैं द आंसर दैट कीप कमिंग बैक। जो आंसर बार बार डॉक्टर मैनेट के अंदर से आता है वो यही है कि मैं नहीं कह सकता, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कि मैं पुरानी ज़िंदगी में वापस जाना चाहता हूँ या मतलब आना चाहता हूँ या नहीं। बस यही यहाँ पर ये सेकंड चैप्टर ख़त्म होता है। अब इसके बाद स्टार्ट होने वाला है थर्ड चैप्टर। आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कैसा लगा इसके बारे में कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। वीडियो कैसी लगी है इस बारे में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी चैप्टर नंबर 3 में। तब तक के लिए बाय बाय।